गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आदित्य L1 मिशन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने अनाउंस किया है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो सितंबर 2 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये एक प्लान्ड कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो कि सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट जो है सोलर एटमॉस्फेयर का उसको स्टडी करेगा। अब इसको डिज़ाइन और डेवलप दोनों ही इसरो ने किया है और ये पहली डेडिकेटेड इंडियन मिशन होगा कि जो कि सन को ऑब्जर्व करने के लिए जा रहा है। इसको PSLV XL लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो है वो लॉन्च किया जाएगा। अब अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें हम, तो ये कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर फ्लेयर एक्टिविटीज़, स्पेस वेदर के डायनामिक्स, पार्टिकल्स फील्ड्स, इन सब को जो है वो स्टडी करने जा रहा है। और इसको जो है लैग्रांज 1 पॉइंट में सन अर्थ सिस्टम के रखा जाएगा। लैग्रांज 1 पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है अभी कुछ दिन पहले, कि वो पॉइंट होता है जहाँ पर सन और जो है या दो मेजर सेलेस्टियल बॉडीज़ की, जैसे इस केस में सन और अर्थ, दोनों की जो ग्रेविटीज़ हैं एक दूसरे को काउंटर एक्ट करके बैलेंस करती हैं। ठीक है। स्टडी जो है आदित्य 1 जो द्वारा 7 पेलोड्स के थ्रू की जाएगी। फोटोस्फेयर जो है उसको ऑब्जर्व करेगा, ये क्रोमोस्फेयर को ऑब्जर्व करेगा, आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन को ऑब्जर्व करेगा। 4 जो पेलोड्स हैं वो डायरेक्टली स्टडी करेंगे सन को। जो 3 हैं वो पार्टिकल्स और फील्ड्स जो है लैग्रांज पॉइंट 1 पर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये मेंशन भी किए गए हैं कि कौन से पेलोड्स जा रहे हैं। इसको आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ सकते हो। अगर हम देखें लैग्रांज पॉइंट 1, यही जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐसा पॉइंट होता है लैग्रांज पॉइंट जहाँ पर दो लार्ज बॉडीज़ की ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को काउंटरैक्ट करती हैं, उसकी वजह से जो है वहाँ पर बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने की वजह से उस एरिया पर, उस पॉइंट पर किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसको जो है फ्यूल जो है नहीं खर्च होता है, क्योंकि वहाँ पर वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है। तो रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन होती है उस पोजीशन पर रहने के लिए, इसलिए उस पॉइंट पर लगाया जाता है। और लैग्रांज पॉइंट 1 ही क्यों, जबकि और भी पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5। लैग्रांज पॉइंट 1 ऐसा पॉइंट है अर्थ सन सिस्टम का जहाँ से अनइंटरप्टेड व्यू दिखता है सन का सारा टाइम। ठीक है। तो जो है करंटली वहाँ पर सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भी जो है वो लगाई गई है। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो लैग्रांज पॉइंट 2 पर है। अगर हम देखें कि सन को स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो हर प्लैनेट चाहे वो अर्थ हो, वो ऑफ कोर्स सोलर सिस्टम के ही आसपास जो है वो अ, अपने सन के आसपास ही जो है वो इवॉल्व हुई है और उसके पेरेंट स्टार के आसपास ही उसकी एवोल्यूशन जो है वो गवर्न होती है। सोलर वेदर और इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के वेदर को जो है इम्पैक्ट करता है। और नॉलेज ऑफ सोलर इवेंट्स इसलिए हमारे स्पेस वेदर को अंडरस्टैंड करने के लिए की बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 35 जो है, आर्टिकल 35A, जिससे कि JNK लेजिस्लेचर जो है वो एम्पावर्ड होता था परमानेंट रेजिडेंट्स डिफाइन करने के लिए, उसकी वजह से कई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डिनाई किए गए जो है नॉन रेजिडेंट्स को, एज ये कहा गया है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। तो आर्टिकल 35A है क्या? एक्चुअली ये JNK लेजिस्लेचर को कंप्लीट फ्रीडम देता था कि परमानेंट रेजिडेंट जो हैं वो स्टेट के कौन हैं ये डिसाइड करने में। और परमानेंट रेजिडेंट्स उस हिसाब से 1927 में जो लोग रह रहे थे वो उनको स्टेट सब्जेक्ट्स माना गया। 1954 में 35A को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से डाला गया था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो इशू किया गया था आर्टिकल 371D ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कंट्रोवर्सीज क्या थी आर्टिकल 35A के अंडर? ऑफ कोर्स क्योंकि ये हमारे मेन बॉडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था और इसको जो है प्रेसिडेंशियल राउट से जो है वो डाला गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि हमारे ना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको जो है बनाया था, ना ही हमारे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया था। ठीक है। तो एक बस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया था। आर्टिकल 370 खुद भी एक टेम्पररी प्रोविज़न था जो कि सिर्फ एक नॉर्मेलिटी लाने के लिए जो JNK में लाया गया था, डेमोक्रेसी को जो है मजबूत करने के लिए। वो एक लंबे टाइम के लिए रखने का जो है उसका कोई प्लान नहीं था। आर्टिकल 35A जो है हमारी वननेस ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट ही काम कर रहा था, क्योंकि वो एक क्लास विद इन अ क्लास ऑफ इंडियन सिटीजन्स क्रिएट कर चुका था। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट था, क्योंकि अगर जो है कोई नेटिव विमेन अगर कोई परमानेंट नॉन परमानेंट रेजिडेंट के साथ मैरिड कर ले
जम्मू कश्मीर में, तो उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, जो कि उनको जो है वो एक तरह से इलेजिटिमेट माना जाता था। तो मतलब अगर मेल है तो ही सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट है, अगर विमेन के चिल्ड्रन हैं तो उनको परमानेंट रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। तो ये एक तरह से जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर वो जुडिशल रिव्यू प्रिंसिपल को भी वायलेट कर रहा था ये आर्टिकल 35A प्रोविज़न, क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई भी एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो वायलेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखें आर्टिकल 370 और 35A दोनों को ही जो है 2019 में जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस जो थे आर्टिकल 350 और 35A के, उनको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है। अगर हम देखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या रिमार्क्स किए हैं, तो उन्होंने बोला है कि जो है राइट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट्स को जो है वो एक तरह से उन्होंने ये आर्टिकल 355A जो है वो टेक अवे कर रहा था। एक परमानेंट रेजिडेंट्स के अंदर जो है आर्टिफिशियली एलिनेटेड पीपल की क्लास जनरेट कर चुका था, और इम्यूनिटी जो है उसको मिली हुई थी जुडिशियल रिव्यू से, तो ये सही नहीं था, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी पूछा है कि आप फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को क्या अधेर करोगे, कब जो है आप उसको फुल फ्लैज स्टेट बनाओगे, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो सेंटर से पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है कि कोई ऐसी ब्लैंकेट बैन नहीं है कि एडवोकेट्स जो हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस जो हैं उसको सोलमनाइज नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 7A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955। तो एक्चुअली क्या है कि 1968 में हिंदू मैरिज एक्ट 1967 में एक अमेंडमेंट किया गया प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ, जिसमें सेक्शन 7A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये सिर्फ स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ही वैलिड है। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस क्या होती हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस मतलब ऐसी मैरिजेस जो कि दो हिंदूज़ के बीच में हो रही है, और इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट या सेक्युलर मैरिज कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इनको हम सुया मारियथाई या फिर सीर्थी रुथ मैरिज कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि समझ लो दो अलग कास्ट के लोगों के बीच में, जो ही दोनों हिंदूज़ हैं, दोनों के बीच में मैरिज हो रही है, और इसको कैसे सोलमनाइज किया जा रहा है इस मैरिज को? जस्ट जब रिलेटिव्स प्रेजेंट हैं, फ्रेंड्स प्रेजेंट हैं या अदर पर्सनस प्रेजेंट हैं, और ऐसी भाषा में अगर शादी हो रही है जो सब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और सिर्फ गार्लैंड का यूज़ किया जा रहा है, या फिर एक फिंगर में जो है वो रिंग एक्सचेंज की जा रही है, या मंगलसूत्र एक्सचेंज किया जा रहा है, तो ही जो है वो मैरिज को तो भी मैरिज को माना जाएगा, उसको वैलिड मैरिज माना जाएगा। इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो ब्राह्मण प्रीस्ट्स हैं उनकी जो नीड है एक मैरिज में चाहिए होती है, या होली फायर की या 7 स्टेप्स की, उसको जो है सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। उसको उसकी ज़रूरत नहीं ना भी हो, क्योंकि कई बार क्या होता था कि कास्ट की वजह से जो है अगर कास्ट वेडिंग्स होती थी तो उसमें जो है ये प्रीस्ट्स आने से मना कर देते थे, तो उसको जो है वो फिर उस केस में मैरिज नहीं हो पाती थी, तो उस केस में जो है ये सेक्शन 7A जो है वो लाया गया था, ठीक है। सो अब जो है रीसेंट केस क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन गई मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, जिसमें कि मद्रास हाई कोर्ट ने इलावर्सन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के केस में क्या कहा था कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उन एडवोकेट्स के अगेंस्ट जो कि खुद जाकर ऐसी मैरिजेस को सोलमनाइज कर रहे हैं उन ऑफिस में, और मैरिज सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं टू कंसेंटिंग अडल्ट्स, ठीक है। तो अब जो है इस केस में जो है कि हुआ क्या था कि मद्रास हाई कोर्ट ने अगेंस्ट द जो है एडवोकेट्स ये एक जजमेंट दे दी थी, जिसमें कि एक पटिशन फाइल की गई थी एक पर्सन द्वारा, इलावरासन द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने जो है हेबियस कॉर्पस पटिशन डाली थी कि मेरी वाइफ को प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि मेरी वाइफ की इलीगल कस्टडी लेकर बैठे हैं उसके पेरेंट्स, और वो इस सेकुलर मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि इसको हम नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते क्योंकि ये तो एडवोकेट्स ने कराई है ये मैरिज तो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस 2014 की जो रूलिंग है मद्रास हाई कोर्ट की, उसको ओवर रूल करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर एडवोकेट्स मैरिज करा रहे हैं तो उसका मतलब जो है ये नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज जो है वो इनवैलिड हो गई, ठीक है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस जो है इनको सोलमनाइज भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ BS6 स्टेज 2
इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल निकाला है जो कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने बनाया है। अब ये फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स होते क्या हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो ये बेसिकली गैसोलीन मतलब पेट्रोल और आपके डोप्ड पेट्रोल मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के साथ भी चल सकते हैं, किसी भी तरह के ब्लेंड के साथ। इवन 83% पेट्रोल और 17% एथेनॉल अगर ब्लेंडेड है तो भी ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चल सकते हैं। इनका जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है उसको इस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है कि वो हायर ऑक्सीजन जो कंटेंट है इथेनॉल का उसको अकोमोडेट कर सके। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या हुआ। अब इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन कर दो। एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें कि होगा क्या, जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होता है कि आप पेट्रोल से उसको चलाते हो लेकिन जब वो कुछ टाइम बाद चार्ज हो जाता है तो वो बाकी का जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक, जब उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है तो बाकी का जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो की तरह जो है वो तो एक तरह से कन्वर्ट होकर करता है, कवर करता है। अब इसमें क्या होगा कि 60% ऑफ द टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक मोड में चलेगा ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, और 40% टाइम पर वो आपके जो है वो फ्लेक्स फ्यूल इंजन की तरह चलेगा। मतलब 40% टाइम जो है पेट्रोल प्लस जो है इथेनॉल पर चलेगा, ठीक है, और जो 60% टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह वो चलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा एडवांस्ड ग्रीन टेक्नोलॉजी है ये, है ना। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इंजन होगा, जो है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होगा, और ये 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, और इसके ट्विन बेनिफिट होंगे। एक तो फ्यूल सब्सटीट्यूशन हो रहा है, मतलब कि जो आपका आपके हाइब्रिड व्हीकल्स में पेट्रोल यूज़ होता है उसकी बजाय जो है फ्लेक्स फ्यूल यूज़ होगा, मतलब इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज़ होगा। और जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह भी काम करेगा। तो इससे जो है गुड फ्यूल एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अब अगर हम देखें एथेनॉल के बारे में तो एथेनॉल एक एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट है जो कि प्रोसेसिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन से बनता है। और एथेनॉल जो है वो उन प्लांट्स से प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि सन की पावर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये एक रीन्यूएबल फ्यूल है। इसको जनरली शुगर केन मोलासिस से हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सिर्फ मोलासिस से ही नहीं बल्कि राइस स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, मेज कॉब्स, कॉर्न स्टोवर, बगास, बैम्बू, वुडी बायोमास, किसी से भी जो है ये एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्टार्टअप गाइडलाइंस फॉर टेक्सटाइल्स सेक्टर। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने स्टार्टअप गाइडलाइंस फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो अप्रूव कर दी हैं, और ये इसमें जो है 50 लाख रुपए तक की ग्रांट दी जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। ठीक है, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा टेक्निकल टेक्सटाइल्स क्या होती हैं। तो ये वो टेक्सटाइल मटेरियल होते हैं जिनका प्राइमरी यूज़ एस्थेटिक्स के लिए नहीं बल्कि किसी टेक्निकल यूज़ की वजह के लिए होता है। जैसे आपके एग्रो टेक्सटाइल्स होते हैं, या आपके जो फायर ब्रिगेड में जो आपके पर्सनस काम करते हैं वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उनको भी हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। ठीक है, सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडिया में इवन डॉक्टर भी जो पहनते हैं कपड़े, ठीक है, तो उनको भी हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स कहते हैं। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स जो है वो लगभग 13% ऑफ इंडिया के टोटल टेक्सटाइल मार्केट का जो है वो कवर करता है, और लगभग इंडिया के GDP में 0.7% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। अब ये की फीचर्स देखें अगर हम स्टार्टअप गाइडलाइंस के जो है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिलेटेड, तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स की एप्लीकेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए एग्रो टेक्सटाइल्स, बिल्डिंग टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल, ऐसे कई तरह के टेक्सटाइल्स को जो है बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस निकाली गई हैं। इसमें इंसेंटिव्स कैसे दिए जाएंगे, 10% ऑफ टोटल ग्रांट इन एड दी जाएगी इनक्यूबेटर्स को जहाँ पर रिसर्च की जाएगी टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट उन्हें भी करनी होगी कम से कम 10%, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, ताकि ऑफ कोर्स कमिटमेंट रहे उनकी, ठीक है, उस रिसर्च प्रोजेक्ट की, इनक्यूबेटर्स की। फिर लेबॉरेटरी और ट्रेनिंग के लिए भी जो है 26 इंस्टीट्यूट्स को जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि वो लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो है प्रोवाइड कराएंगे इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि हम जो है टेक्निकल टेक्सटाइल का स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है हेल्प मिलेगी रिसर्च में खासकर। ठीक है, तो अगर हम देखें नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन, तो ये इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। उसी में ही जो है आपके रिसर्च और जो है ट्रेनिंग का जो है दोनों का पार्ट ये जो स्टार्टअप गाइडलाइंस ग्रेड जिनका नाम रखा गया है, ये ग्रेड गाइडलाइंस काम करेंगी।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वामित्व। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक स्वामित्व स्कीम को जो है प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड ऑफ फॉर ई गवर्नेंस 2023 मिला है। तो ये 26 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस पे ये अवार्ड अनाउंस किया गया है। अब स्वामित्व स्कीम क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की। इसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट दिए जाते हैं विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को रूरल एरियाज़ में, और उनको प्रॉपर्टी राइट कार्ड्स इशू किए जाते हैं। ये 4 साल तक ये स्कीम चलने वाली है और ये लगभग 6.62 लाख विलेजेस ऑफ द कंट्री को कवर करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओणम। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली ओणम के फेस्टिवल पर लोगों को ग्रीटिंग्स दिए हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है इन द स्टेट ऑफ केरला, और ये पैडी हार्वेस्ट का फेस्टिवल है खासकर। और इस दिन जो है किंग महाबली को वेलकम किया जाता है। 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है ये। चिंगम के मंथ में जो है बिगिन होता है। और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? एक ग्रैंड फीस्ट रखी जाती है ओनसद्या की, और जो है इसी टाइम पर जो है वलमकली, जो आपकी बहुत फेमस स्नेक बोट रेस है, वो भी होल्ड की जाती है पंपा रिवर पर। और विमेन इस टाइम पर जो है इंट्रिकेटली डिज़ाइंड फ्लावर मैट्स बनाती, जिनको हम पूकलम कहते हैं। काईकोटी कली और थुम्बी थुलाल, ये 2 तरह के ग्रेसफुल डांसेस होते हैं जो कि विमेन परफॉर्म करती हैं ओणम पर। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Aditya L1 mission. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has announced that Aditya L1 mission will soon be launched on September 2nd from Sriharikota. So what is this Aditya L1 mission? We have already discussed about it several times, but it is a mission, a planned coronagraphy spacecraft which will study the solar atmosphere or solar corona, which is the outermost part of the sun. Okay, so it has been designed and developed by ISRO, and it is the first dedicated Indian mission to observe the sun, and it will be launched through a PSLV XL launch vehicle. So it will study the coronal heating, coronal mass ejection, pre-flare and flare activities and its characteristics, dynamics of space weather, and the propagation of particles and fields, etc. So it will be placed in the halo orbit around the Lagrange point 1 of the Sun-Earth system. It will consist of 7 payloads, and these payloads will observe the photosphere, that is the deepest layer of the sun, which we can directly observe, the chromosphere, that is the layer about 400 km and 2100 km above the photosphere, the outermost layer of the sun, that is the corona, which will be done using electromagnetic and particle and magnetic field detectors. And of the 7 payloads, 4 will be directly studying the sun, and the 3 will be studying the particles and fields at the Lagrange point 1. So these are the payloads which have been mentioned here. You can give it a read for your prelims exam. What is this Lagrange point 1 and why this mission has been placed here? So Lagrange points are those points basically uh, which are those points where the gravity of 2 major celestial bodies, in this case the sun and the earth, counteract each other. So these are positions of relative stability. So if you place any spacecraft here, because of the equilibrium or balance, there would be very less requirement of fuel, because the gravity of both celestial bodies are counteracting each other. So this is a place of relative stability. Okay, so that's why objects are placed here. But there is just not one Lagrange point. There are 1, 2, 3, 4 and 5 Lagrange points. So why we are placing it in the Lagrange point 1? Because this is the point where of the Earth Sun system which gives an uninterrupted view of the sun, okay, as compared to the other ones. So it is also housing the Solar and Heliospheric Observatory satellite currently, and NASA's James Webb Space Telescope has been placed at Lagrange point 2. So why is it important for us to study the sun? So every planet, including the Earth in our solar system, is evolving around its parent star, that is the sun, and solar weather and environment also affects the weather of the entire system. So the knowledge of solar events is key to understanding the space weather. So the next topic is Article 35A of the Indian Constitution. This topic is important for your polity section. So Article 35A has been, which has empowered the J&K legislature to define permanent residents of the state and provided them with special privileges, had denied fundamental rights to others. So this has been a remark which has been given by the Chief Justice of India during a Constitution bench hearing over the Article 370.
So what is Article 35A? So it gave the J&K legislature carte blanche or complete freedom to decide who all are permanent residents of the state. And permanent residents were included who were the hereditary state subjects as in the year 1927. So this provision was incorporated into the Constitution of India in 1954 by a presidential order, and this presidential order was issued under Article 370 of the Constitution of India. Okay, but there are certain controversies also. It does not appear to be the part of the main body of the Constitution, and it bypassed the parliamentary route. Okay, so imagine that any article in the Constitution has been placed. It was neither the part of the original Constitution nor the Parliament has placed it in the Constitution. Okay, so the Article 370 itself was a temporary provision. It was meant only to bring normalcy in J&K, and it was not meant to be extended for so long. Article 35A was against the very spirit of oneness of India, okay, because it created a class within a class of Indian citizens. It was also against gender equality, like I told you earlier, that it restricts the basic right to property. If a native woman marries a man not holding a permanent resident certificate, then her children would be denied the permanent resident certificate. So that's why, of course, it was against gender equality. It also violates the judicial review principle because no act of the legislature coming under this Article 35A could have been challenged for violating the Indian Constitution. Okay, so what is the current status of Article 370 and 35A? Of course, they both have been made ineffective. Okay, since 2019. So Chief Justice of India had made this comment that this Article 35A virtually took away the rights for the non-residents, and it created artificially alienated people among the class of permanent residents in the state. Okay, it also granted immunity from judicial review, and CGI has also asked the government whether the central government has adhered to the principle of federalism while abrogating Article 370 and abolishing J&K as a full-fledged state. So the next topic is self-respect marriages. This topic is important for your social issues. So Supreme Court has recently observed that there is no blanket ban on advocates who are solemnizing the self-respect marriages under the Section 7A of Hindu Marriage Act of 1955. Okay, so what is the background of it? So in 1968, the Hindu Marriage Tamil Nadu Amendment Act 1967 was passed with president approval, and it became a law, but it only extended to the state of Tamil Nadu. Okay, so what are self-respect marriages? So basically any marriage between any two Hindus, and basically or it is generally done between two people with different castes. Okay, so these self-respect marriages are called Suya Mariathai and Sirthi Rutha marriage, or by any other name in Tamil Nadu. So these marriages are solemnized in the presence of relatives, friends, and other persons, and the parties who are declaring each other as husband and wife should declare it in a language which is understood by them, and this marriage gets solemnized just with garlands or exchange of rings or exchange of mangal sutra, and these marriages do not require any brahmin priests, holy fire, or 7 steps. Okay, so it was actually designed to give recognition to marriages which are done without a priest. Okay, so what was happening at that time, due to some caste issues, the priests were not willing to accept to come to the marriages or to solemnize the marriages between people of different caste at that time. Okay, so what was the recent case now? So Supreme Court had allowed a petition which was challenging Madras High Court judgment of May 2023, which had ordered that disciplinary action should be taken against advocates who are solemnizing such marriages in their offices, and they are issuing marriage certificates to consenting adults. So in Illavarasan versus Superintendent of Police case, in May 2023, Madras High Court said, actually what happened is that Illavarasan is a man who had placed this habeas corpus petition in Madras High Court seeking the
custody of his wife, who he claims that she is under the illegal custody of her parents, because he had already performed this marriage with her, this self-respect marriage, but they are not leaving her because they do not consider this marriage as legal. The Madras High Court judgment refused to accept this position, and they said that this marriage has been solemnized by advocates and this is not valid. This is not a valid self-respect marriage. Okay, but the Supreme Court has overruled this judgment of Madras High Court, and it has said that marriages even performed by advocates are not invalid, and they will be eligible to be called as self-respect marriages. So the next topic is electrified flex fuel vehicle. This topic is important for your uh, economies and your environment section. So Union Minister for Road Transport and Highways has recently launched the world's first prototype of the BS6 Stage 2 electrified flex fuel vehicle, which has been developed by Toyota Kirloskar Motor. So basically we have to first understand what is a flexible fuel vehicle. So it is a modified version of vehicles which can run on both gasoline, that is petrol, and doped petrol with different levels of ethanol blends. So it can even run on as high ethanol blending as 17%. So 83% petrol and 17% ethanol. These engines can run on it, or these vehicles can run on such a fuel. So the engine control module is calibrated to accommodate higher oxygen level content of ethanol. So now just see what is electrified flex fuel vehicle. So just imagine, first you understand what is a hybrid vehicle. A strong hybrid vehicle, it runs for some kilometers on petrol, and then when the battery gets charged, the bigger battery in the car gets charged, then the vehicle starts running on electricity, okay, for some kilometers. Now combine this electrified flex fuel vehicle with this now combine this flex fuel vehicle with electrification. Okay, so what would happen is that the vehicle would run first on the flex fuel concept, that is petrol with ethanol, and then when it gets charged, it will start running on electric vehicle. Okay, so this is like a strong hybrid electric vehicle, but instead of just petrol in the beginning, it is running on both petrol and ethanol blended fuel. Okay, so this would be the world's first BS6 stage 2 electrified flex fuel vehicle, and it will generate 40% electricity, bringing the effective price of ethanol much lower, and it will have the twin benefit of higher fuel substitution with of course with ethanol, and good fuel efficiency also, because it would be using the electric vehicle component at the after it gets charged. Okay, so what is ethanol? Ethanol is an agriculture byproduct. It is obtained from the processing of sugar from sugarcane, and it is produced from plants which harness the power of sun. That's why it's a renewable fuel, and generally it is used or generally it is produced from sugarcane molasses by fermentation processes. And aside from the molasses, ethanol can also be derived from rice straw, wheat straw, maize cobs, corn stover, bagasse, bamboo, woody biomass, and these are known as second generation ethanol sources, or second 2G fuels. So the next topic is startup guidelines for textile sector. This topic is important for your economy section. So Ministry of Textiles has approved the startup guidelines for technical textiles, and these guidelines are called GREAT, Grant for Research and Entrepreneurship across Aspiring Innovators in Technical Textiles, and they will be providing grant in aid up to 50 lakh rupees for up to a period of 18 months. But before we understand this topic, we have to see what are technical textiles. So these are textile materials and products which are used primarily for their technical performance and not for their aesthetic purposes. Okay, so for example, I was giving you that doctors, what they wear. Okay, these are they are technical textiles. Or the firemen who are working to douse the fire, what they wear, they are technical textiles. Okay, they are not wearing it because it looks good. Okay, so they wear it because of the technical reasons. So technical textile accounts for approximately 13% of our textile market, and it contributes to 0.7% to our GDP. So what are the features of these guidelines? So these guidelines will be applicable to all
almost all the technical textiles, including agro textiles, building textiles, geo textiles, etc. And ministry will provide 10% of total grant in aid to incubators who will be doing research on technical textiles. But of course, just to make them serious, these incubators will also have to provide a minimum investment of 10% into equal installments so that their commitment can be ensured. So ministry has also given nod to 26 institutes for upgrading their laboratory infrastructure and training of trainers. So what is the significance of these guidelines? So it will give much needed impetus for the development of technical textile startup ecosystem in India, and will also help us in the National Technical Textiles Mission, which aims to position India as a global leader in technical textiles. So there are four components of this NTTM mission: research, innovation and development, promotion and market development, export promotion, education, training and skill development. So the first component, for that, these guidelines are going to be very helpful. So the next topic is Swamitva scheme. This topic is important for your governance section. So Swamitva scheme has been awarded the prestigious National Award for E-Governance 2023 at the 26th National Conference on E-Governance. So what is Swamitva scheme? So it's a central sector scheme of Ministry of Panchayati Raj, and it was launched in 2020 to provide record of rights to village household owners in rural areas and issue them property cards. So this scheme is going to be run in a for a period of 4 years, and it would eventually cover about 6.62 lakh villages of the country. So the next topic is Onam. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently greeted the people on the auspicious festival of Onam, which is the most popular festival in the state of Kerala, and it is the festival of paddy harvest, and it is celebrated to welcome King Mahabali. And it's a 10-day long festival celebrated in the beginning of the month of Chingam. And how is it celebrated? So there is a grand feast called Ona Sadhya, which is prepared on Thiruvonam, and it is a 9 course meal which consists of almost 11 to 13 essential dishes. There is another Valamakalli, which is the snake boat race, which is held on the Pampa River. The women on this during this festival, they design intricate flower mats called pukalam, and there is also kaikoti kali and thumbi thulal graceful dances which are performed by women on Onam. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.